अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रीड स्टडी लर्न्स। और आपको फिर से वेलकम बैक करता हूँ HTML एंड CSS के अंदर। लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हम लोग मेजरमेंट और कलर्स के ऊपर किस तरह काम कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग CSS सेलेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपने सही से समझ लिया तो ये समझ लें कि आपकी जो वेब पेज की लेआउट और डिज़ाइनिंग है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई। तो वक्त ज़ाया किए बगैर जो है लेक्चर के ऊपर चलते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक काम ये करूँगा कि पूरा वेब पेज दोबारा कोड करने से बेहतर ये रहेगा कि मैं एक प्रीवियस जो हम लोगों ने एक पेज बनाया था लेक्चर नंबर 15 के अंदर, उसी को मैं कॉपी करके मैं, हाँ सही है ये वाला। अच्छा, इसमें कॉपी नहीं बनी, इसको दोबारा से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके द फाइल नेम वुड बी टू लॉन्ग। अच्छा ओके, सॉरी, मैं काम करता हूँ, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और इसकी दोबारा एक कॉपी बनाता हूँ। उसको मैं कहता हूँ, इसका नाम थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको हम इंडेक्स रख देते हैं। ठीक है, इंडेक्स, यस। अब इसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये मसला नहीं करेगा और इसको हम रखते हैं लेक्चर नंबर 18 के अंदर। ठीक है, सेलेक्टर्स के ऊपर काम करेंगे 18 वाले लेक्चर के अंदर। और सबसे पहले मैं एक काम ये करूँगा कि इसको मैं अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लेता हूँ। पिछला वाला लेक्चर बंद कर दें, ब्राउज़र को ओपन कर दें। ठीक है, ये हमारे पास एक पेज रेडी था। अब इसके ऊपर हम लोग जो है CSS के सेलेक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए जो हम लोग काम करेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इसके अंदर हमें चाहिए है कि हम इसको पहले ओपन करेंगे अपने ड्रीम व्यूवर के अंदर और एक फ़ाइल हम इसके अंदर बनाएंगे CSS की। ठीक है, न्यू फाइल बनाएंगे CSS की, क्रिएट करेंगे, इसको हम सेव करेंगे अपने लेक्चर नंबर 18 के अंदर और इसको हम करेंगे स्टाइल शीट एंड सेव्ड। इसको लिंक करेंगे अपने हेडर के अंदर और इसको हम लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, एच रेफरेंस आएगा हमारे पास स्टाइल शीट के नाम से .css, स्टाइल शीट .css और CYLESHEET.css। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, सबसे पहला काम जो हमें करना है वो हमें ये करना है कि मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी एक CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई की जाए कि हमारा जो ये वेब पेज बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड पे बिल्कुल फ्लोट हुआ जो बिल्कुल चिपका हुआ है इसके साथ, मैं चाहता हूँ यहाँ से कुछ स्पेसिंग आ जाए और ये थोड़ा सा आगे की तरफ मूव हो जाए। तो मैं एक, हमारे पास सेलेक्टर होता है CSS के अंदर एज अ ग्लोबल सेलेक्टर कहलाता है वो, उसको इस्तेमाल करते हुए मैं ये चीज़ करूँगा इम्प्लीमेंट। ग्लोबल सेलेक्टर को हम क्या कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि स्टार। ग्लोबल सेलेक्टर बेसिकली डिफ़ाइन किया जाता है स्टार के साथ, कि अगर मैं इसके अंदर जो भी चीज़ अप्लाई करूँगा या जो भी प्रॉपर्टी या वैल्यू डालूँगा वो अप्लाई हो जाएगी हमारे पूरे के पूरे वेब पेज के ऊपर। ठीक है, अब जैसे कि मैं कहता हूँ कि मार्जिन आप दे दो फ्रॉम लेफ़्ट, कितना 10px, और मैं इसको जब रिफ़्रेश करूँगा तो क्या होगा, आगे की तरफ फ्लोट होते जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे सेलेक्टर्स को आगे की तरफ फ्लोट करेगा। अब मैं फ़र्ज़ करें इसको, मैं कहता हूँ कि नहीं भाई इसको 50 करो आप, और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो बिल्कुल देखें आगे की तरफ इसने इसको फ्लोट कर दिया। तो ये होता है हमारे पास एक ग्लोबल सेलेक्टर जिसके ज़रिए जो है हम लोग काम कर रहे होते हैं। या फिर मैं एक और चीज़ इसके अंदर करता हूँ कि फ़र्ज़ करें मैं इस पेज को विड्थ डिफ़ाइन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये पेज जो है बिल्कुल सेंटर में आ जाए। विड्थ मैं इसकी करता हूँ 1000 पिक्सेल्स। ठीक है, और बॉर्डर मैं इसको देता हूँ 1 पिक्सेल्स सॉलिड ब्लैक। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। अच्छा ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्लोबल सेलेक्टर है, तो इसके अंदर अब मैं जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा तो इस HTML के अंदर जितने भी टैग्स हैं उन सब के ऊपर जो है ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अच्छा
अब मैं यहाँ क्या करना चाह रहा था, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि मैं किस तरीके से जो है वो एक पेज HTML पेज को जो है वो एक तरफ करके जो है इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो बेसिकली आगे चल के मैं फिर आपको बताऊंगा कि इस चीज़ को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम बॉडी वगैरह इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपना वेब पेज क्रिएट कर सकें, एक लेआउट बना सकें। तो ये चीज़ आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको सेलेक्टर्स के हवाले से बता रहा हूँ। तो एक हमारे पास हो गया ग्लोबल सेलेक्टर, जो कि मैंने आपको बता दिया। फिर एक चीज़ आ जाती है जो कि अभी तक हम लोग इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं और आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे जो टैग्स हैं जिनके ऊपर हम लोग काम करते हुए जो है अपने पेज के जो टैग्स वगैरह हैं उनको डिज़ाइनिंग करते हुए आ रहे हैं, या जो भी चीज़ हम लोग करते हुए आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या था, जैसे कि आप देख रहे हैं, पहली चीज़ हमारे पास है हेडर। ठीक है, हेडर के अंदर हमारे पास एक H2 का टैग है और एक H3 का टैग है। अब फ़र्ज़ करें मैं एक चीज़ ये करता हूँ कि क्या इसके अंदर कुछ सिमिलर किस्म के टैग्स हैं। बिल्कुल हमारे पास सिमिलर टाइप के टैग्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि हैं P के नाम से। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पैराग्राफ के जितने भी टैग्स हैं मेरे पेज के अंदर, उन सबको सिमिलर फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई हो जाए, फ़ॉन्ट कलर भी सिमिलर हो उसका, और फ़ॉन्ट साइज़ भी जो है वो पैराग्राफ का बिल्कुल सिमिलर हो। तो अभी देखें, मैं पैराग्राफ को लिंक करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पैराग्राफ का जो नाम है और टैग का जो नाम है, मेरे HTML के टैग का जो नाम है, इसको लेते, यानी कि मैं इसको P को लूँगा यहाँ से, या जो भी मेरा सेलेक्टर है, सेक्शन हो गया, UL हो गया, H1 हो गया, H3 हो गया, H2 हो गया, जो भी ओपनिंग टैग है, अगर मैं उस ओपनिंग टैग को लेकर CSS में डालूं और उसको कोई प्रॉपर्टी असाइन करूं, तो क्या होगा, उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू मैंने डाली है CSS के अंदर, वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी हमारे उस टैग के लिए जो कि हम लोगों ने सेलेक्ट किया था। जैसे कि मेरे पैराग्राफ का टैग है, फ़र्ज़ करें। अब मैं पैराग्राफ के टैग को यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो आप कर दो 11 px। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर पैराग्राफ एक तो आपको ये दिख रहा है। ठीक है, और दूसरा पैराग्राफ कौन सा था, ऑल कोर्सेज आर पब्लिश्ड, ये पैराग्राफ है आपके पास। एक अब आपके पास ये फुटर वाला पैराग्राफ, जो दो हैं, ये दो आपके पास पैराग्राफ है। तो ये चारों जो हैं आपके पास एक पैराग्राफ है। अब मैंने इसका साइज़ कम किया है, तो अब आप देखिएगा ये सब के सब जो है वो एक साइज़ में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सेलेक्टर का जो है, यानी कि टैग सेलेक्टर जो हम लोग कहलाता है, उसके ऊपर काम करते हुए जो हम लोग ये काम कर सकते हैं। फिर आ जाती है चीज़ हमारे पास कि फ़र्ज़ करें मैं ये चाह रहा था कि पैराग्राफ, अब जाहिर सी बात है बाज़ जगहों पे ऐसे भी हो सकता है कि मैं फुटर वाला जो पैराग्राफ है इनको मैं टच नहीं करना चाह रहा। मैं चाहता हूँ कि मेरे सिर्फ ये वाले पैराग्राफ जो हैं इनको मैं टच करके काम करूँ। तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक होता है ID सेलेक्टर और एक होता है क्लास सेलेक्टर। ID सेलेक्टर जो है वो मेन पेरेंट सेलेक्टर होता है, यानी कि आपके पास ये सेक्शन है, आप इसको ID असाइन कर सकते हो। इसके जो अंडर चाइल्ड्स हैं इनको आप हमेशा क्लास असाइन करोगे। असाइन आप इनको भी IDs कर सकते हो, लेकिन जो HTML एंड CSS का रूल कहता है वो ये कहता है कि पेरेंट टैग जो होता है वो हमेशा ID से डिफाइंड होता है, और सेलेक्टर टैग जो होता है यानी कि क्लास टैग जो होता है आपका, वो हमेशा एज एन चाइल्ड इस्तेमाल होता है। यानी कि जो मेन टैग है, सेक्शन एक मेन टैग है, और इसके अंदर जो मज़ीद टैग्स डिफाइंड हुए हैं ये इस सेक्शन के चाइल्ड्स हैं। तो इन चाइल्ड्स को जो है वो मैं क्लास असाइन कर सकता हूँ और इस सेक्शन को मैं ID असाइन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस पैराग्राफ को हम क्लास किस तरीके से असाइन कर सकते हैं। सिंपल क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे क्लास इज इक्वल्स टू, डबल कोट्स के साइन आ जाएंगे, और यहाँ पर मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ABC XYZ 1 2 3, किसी भी तरीके का नाम दे सकता हूँ। स्पेसिंग नहीं होगी आपके नाम के बाद, मतलब ABC और BDC इस तरह की स्पेसिंग नहीं होगी। कोई भी नाम आपने रखना है तो बिल्कुल फ्लोट में रखना है। स्टार्ट में आप अंडरस्कोर रख सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्ट 1 2 3 से इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हो, या आप इसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर से इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप अपने इसको कुछ भी नाम दे दो, या मैंने जैसे कि मैं कहता हूँ फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको मैं CSS में इस्तेमाल करूँगा। ये भी एक तरह का एक सेलेक्टर बन गया है अब।
ठीक है। इस सेलेक्टर को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और अब अपनी CSS में ले जाके मैं क्या करूँगा, अपने P वाले टैग की जगह इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करके इसको सेव करूँगा और फिर मैं रीचेक करूँगा। अच्छा, ये अपनी वापस उसी हालत में आ गए जिस पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई। उसकी वजह है क्यों नहीं अप्लाई हुई, क्योंकि जब हम लोग टैग्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने CSS के अंदर तो हमें उससे पहले कोई साइन वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि ID सेलेक्टर हो गया या क्लास सेलेक्टर हो गया, इनको इस्तेमाल करने से पहले हमें एक डिफाइंड क्या कहते हैं आपके पास सिंबल जो है वो आपने देना पड़ता है। क्लास के लिए आप हमेशा डॉट का सिंबल इस्तेमाल करते हो अपने क्लास सेलेक्टर के लिए, और ID सेलेक्टर के लिए आप हमेशा याद रखिएगा कि आप यहाँ पर हैश का साइन इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अभी क्लास इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम डॉट लगा के इसको सेव करेंगे और जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ वही क्लास पे इफेक्ट आएगा जो कि हमने जिसके ऊपर वो क्लास हम लोगों ने डिफाइंड की है। तो अब हम इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हम इसको 13 पिक्सेस करते हैं और मैं कहता हूँ इसका कलर जो है आप चेंज कर दो, ग्रे कलर आप लाइट सा कर दो उसका, ठीक है। और सेव करता हूँ, फिर रिफ़्रेश करता हूँ तो देखा हमारे पास इसके ऊपर जो है वो हमारी CSS जो है हमारे सेलेक्टर के ऊपर जो है वो अप्लाई हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये UL एंड LI हैं इनके ऊपर भी जो है CSS अप्लाई की जाए, इनका कलर चेंज किया जाए। तो क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हमारे पास UL का जो टैग है हम उसको इस्तेमाल करेंगे CSS के अंदर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे UL, या इससे पहले मैं आपको ID सेलेक्टर के ऊपर काम करने का तरीका बता देता हूँ कि वो किस तरह से होगा। कि जैसे कि मेरे पास सेक्शन है, इसके अंदर भी जब ID आपने बनानी है तो आप सिंपल स्पेस करोगे ID और ID का नाम दे दोगे। मैं कहता हूँ कि भाई ये मेरे सेक्शन ID है, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ सेक्शन में जाके इसको यूँ करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ और इसका कलर जो है वो हम थोड़ा सा लाइट सा रखेंगे, ठीक है। और हम कहते हैं इसको भाई पैडिंग भी आप दे दो अराउंड 5 पिक्सेस और बॉर्डर आप दे दो 1 पिक्सेस सॉलिड ब्लैक, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ठीक है। तो ये था हमारे पास ID का सेलेक्टर। अब हम चाहते हैं कि ये जो बॉर्डर आगे तक चला गया है इसको यहाँ पे ले आएँ वापस। इस तरह लाएंगे हम, विड्थ इसकी डिफ़ाइन कर देंगे, इसकी विड्थ हम रख देंगे 600 पिक्सेल्स, ठीक है। अपने हिसाब से आपने रखना है साइज़, क्या आप साइज़ रखना चाहते हो क्या नहीं रखना चाहते हो। और फर्स्ट करें मैं इसको करता हूँ 550 कर देता हूँ, चलें, ठीक है। रिफ़्रेश, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ा आगे की तरफ फ्लोट हो जाए। तो क्या करेंगे हम, लेफ़्ट हैंड साइड से हम लोग पैडिंग अप्लाई करेंगे, पैडिंग डैश लेफ़्ट, और इसको हम करेंगे 25 पिक्सेस और इसको रिफ़्रेश कर देंगे तो हमारे पास ये आगे की तरफ मूव हो गया है। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 50 कर लेते हैं, डबल हो जाए, ठीक है। और विड्थ को हम और कम करेंगे, थोड़ी सी और कम होगी, 450 400, ठीक है। तो ये एक तरीका था हमारे पास ID को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि ये कलर था हमारे पास, हम फ़र्ज़ कर इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रेड हो गया। अब एक चीज़ आप यहाँ देख रहे होंगे हमारे पास कि यहाँ पर जो लिंक है उसको कलर्ड अप्लाई नहीं हुआ। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि एक चीज़ होती है हमारे पास रिलेशनल सेलेक्टर्स, ठीक है। 3 तरह के सेलेक्टर्स मैं आपको बता चुका हूँ, बल्कि 4 तरह था। एक ग्लोबल था, एक टैग सेलेक्टर था, एक क्लास सेलेक्टर है, एक ID सेलेक्टर है। तीसरी एक टाइप आती है वो है हमारे पास रिलेशनल सेलेक्टर्स। रिलेशनल सेलेक्टर का क्या मतलब है कि यानी कि जैसे कि ये वाली प्रॉपर्टी है, अब मैं चाहता हूँ कि सेम टू सेम यही प्रॉपर्टी मैं किसी अपने और टैग
या किसी क्लास को अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ उस क्लास का नाम अलग हो, डिफरेंट हो, और उस टैग का नाम भी डिफरेंट हो, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अलग हों। अब जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करके मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये थी फ़र्स्ट क्लास, ठीक है। अब फ़र्स्ट क्लास के अंदर हमारे पास जो स्टाइलिंग चेंज है वो इस लिंक की जो है वो स्टाइलिंग चेंज है। मैं चाहता हूँ कि इसकी स्टाइलिंग भी सिमिलर हो जो कि इस टैग्स की है। तो इसकी स्टाइलिंग चेंज करने के लिए हमें एंकर टैग जो है उसको टारगेट करना पड़ेगा, इस एंकर टैग को। तो अब इस एंकर टैग को अगर मैं टारगेट करता हूँ तो आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर हम सिंपल जो है, जैसे कि फ़र्ज़ करें अगर मैं यहाँ पर सिंपल ए टैग लगाता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये जो एंकर टैग के नीचे जो डैश आ रहा है ये ख़त्म हो जाए, तो मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो नन हो जाए, यानी कि अंडरलाइन जो है वो उसकी ख़त्म हो जाए। तो क्या होगा, जितने भी एंकर टैग हैं उन सब की लाइन ख़त्म हो गई, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ इस वाली की लाइन ख़त्म हो। तो अब हम क्या करेंगे, ज़ाहिर सी बात है कि हम रिलेशनल टैग्स को अब हम इस्तेमाल करेंगे। रिलेशनल टैग को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि देखें, सबसे पहले हमारे पास क्लास क्या है, फ़र्स्ट क्लास। अब इस फर्स्ट क्लास का चाइल्ड क्या है, वो ये वाला एंकर टैग है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस फर्स्ट क्लास को टारगेट करके इस एंकर टैग को टारगेट करूँगा। किस तरह से कि मैं कहता हूँ कि आप चले जाओ, सबसे पहले हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और इसके आगे हम स्पेस देकर उस एंकर टैग का नाम लिख देंगे, या जो भी टैग हम टारगेट करना चाह रहे हैं उस टैग का नाम लिख देंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ उसी टैग के ऊपर अप्लाई होगी जिसको हमने इस तरीके से टारगेट किया है, ठीक है। अब देखेंगे कि ये वाला टैग जो है उसकी अंडरलाइन ख़त्म हो गई, बाकी सबकी अंडरलाइन मौजूद है। अब हम चाहते हैं इसका कलर भी सेम हो जाए, तो क्या करेंगे हम, कलर रेड और फॉन्ट साइज 13px, ठीक है। उसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये बिल्कुल एज इट इज़ हो जाएगा जैसे कि पिछला वाला टेक्स्ट हमारे पास मौजूद था। तो ये एक तरीके का रिलेशनल टैग है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं CSS के अंदर। अब एक और चीज़ आ जाती है इसके अंदर, फ़र्ज़ करें कि मैं चाहता हूँ ये जो मैंने पूरी प्रॉपर्टी बनाई है फर्स्ट क्लास और एंकर टैग की, मैं चाहता हूँ कि ये इजाफी ना बने, तो वो किस तरीके से होगी। हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि ये जो देख रहे होंगे आप इसके अंदर कि ये चीज़ और ये चीज़ सिमिलर है इसके अंदर, समझ में आ गई आपको कि ये दो चीज़ें इसके अंदर सिमिलर हैं। तो यानी कि अब ये कोड डबल हो गया है एक तरीके से, मेरी नज़र में बिल्कुल ये डबल हो चुका है। तो अब इस डबलिंग को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं CSS के अंदर कि मैं क्या करूँगा, रिलेशनल सेलेक्टर को भी इस्तेमाल करूँगा। किस तरीके से, मैं कहता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है वो चलें, इसको तो अप्लाई हो गई है, अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ एक और सेलेक्टर को भी अप्लाई हो जाए। तो वो किस तरीके से होगी, अब मज़ीद सेलेक्टर्स को सेम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कॉमा लगा के वो नई प्रॉपर्टी भी डिफ़ाइन कर देते हैं जिसके ऊपर हम लोग लगाना चाह रहे हैं। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है वो इसको भी अप्लाई हो जाएगी, और कॉमा के बाद जितनी आप सेलेक्टर्स क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर, आप जितने भी आगे कॉमा लगा के आप ऐड करते जाएंगे उन सब को ये सिमिलर प्रॉपर्टी जो है वो असाइन हो जाएगी। अब मैं इसको अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, अब ये काम नहीं करेगी, और इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ से, और अब मैं चेक करता हूँ इसको, कोई इफ़ेक्ट पड़ा, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। देखें मैं आपको दोबारा करके बताता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये जो चीज़ है मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब देखेंगे आपके चेंज क्या है, ठीक है। ये जो टेक्स्ट था उसको कलर जो हमने अप्लाई किया था और फॉन्ट साइज़ वो इसके अंदर था,
तो अब उसको जब हमने कमेंट कर दिया तो अब वो प्रॉपर्टी तो डिसेबल हो गया, अब उस पर वो डिस्प्ले हो ही नहीं रही। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने सेलेक्टर बनाया था रिलेशनल वाला उसको हम वापस पेस्ट करके सेव करेंगे, और जब हम इसको दोबारा से चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो प्रॉपर्टी वापस डिफ़ाइन हो गई है अपने सेलेक्टर के साथ। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हुए अपने CSS के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इसको बहुत गौर से आपने जो है वो वॉच करना है और बहुत गौर से जो है इसको समझना है, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ समझ ली सेलेक्टर्स के बारे में CSS के हवाले से, तो आपके लिए जो है वेबसाइट डिज़ाइनिंग जो है HTML एंड CSS के अंदर कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो CSS के जो सेलेक्टर्स हैं वो भी मैंने तकरीबन इसके अंदर कवर कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास रिलेशनल सेलेक्टर का है वो भी मैंने इसके अंदर जो है कवर कर ही दिया है, ठीक है। तो फिर अब हम मिलेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि होगा हाउ टू यूज़ ब्राउज़र डेवलपर टूल फॉर लाइव पेज कोडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बार बार इधर इसमें चेंजेस करना, फिर इधर जाके चेंजेस को चेक करना, ये बहुत हेक्टिक का काम है। जब आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं या डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। तो इस तरीके से काम करने में जो है आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो अब जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लाइव डेवलपर टूल के बारे में बताऊंगा कि आप उसके ऊपर किस तरीके से काम कर सकते हो, तो आपके लिए वेबसाइट डिज़ाइनिंग थोड़ी और आसान हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।